स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। बाल विकास के लघुत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में राजन सीरीज का ये लेक्चर नंबर 11 है। हमने लेक्चर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 46 तक पढ़ा था। आज के इस लेक्चर नंबर 11 में हम लोग 47 से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी प्रश्न हैं और उसके उत्तर लिखने की जो भी टाइप्स हैं और लिखने की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना मटेरियल देना है, कितना लिखना है, इसमें उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक हमने डाल दिया है। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां हैं, यानी कि पर्सनालिटी मेजरमेंट की कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि व्यक्तित्व मापन के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो व्यक्तित्व मापने की विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी। पहला है आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव मेथड। वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हो गई? 3 विधियां हो गई। इन 3 विधियों में से आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत इतने प्रकार की विधियां आती हैं, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत इतने प्रकार की विधियां आती हैं, प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत इतनी विधियां आती हैं। यानी कि ह्यूमन पर्सनालिटी का जो मेजरमेंट का जो टाइप है वो 3 हो गया। और 3 के अंदर एक एक के अंदर हम लोग आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आत्मनिष्ठ विधि यानी कि सब्जेक्टिव मेथड में जीवन इतिहास विधि, यानी कि किसी के जीवन का इतिहास, ठीक। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू विधि, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू लिया जाता है और उसके पर्सनालिटी को मेजरमेंट किया जाता है। जो भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्जामिनेशन होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें साक्षात्कार विधि को अपनाया जाता है इंसान के व्यक्तित्व को मापने के लिए। प्रश्नावली विधि, उनसे कुछ प्रश्नों को पूछ करके। आत्मकथा लेखन विधि, ऑटोबायोग्राफी विधि है। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन विधि हो गया। तो वस्तुनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव विधि में तो कितना विधि हो गया? 1 2 3 4 5, यानी कि सब्जेक्टिव विधि में 5 तरीके के पर्सनालिटी को मापने की विधि है। वस्तुनिष्ठ विधि में 1 2 3 4 5 6, यानी कि आत्मनिष्ठ विधि में 5 है और वस्तुनिष्ठ विधि यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड में 6 हैं। जिसमें पहला है मापन रेखा विधि, समाजमिति विधि, शारीरिक परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, व्यक्तित्व सूचियाँ, संचयी अभिलेख। प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव टेक्निक में रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टैट, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण। क्योंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न है तो इनका जो दिया है आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि, इनके बारे में संक्षेप में लिख देना सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आत्मनिष्ठ विधि में हम लोग पढ़ेंगे। तो आत्मनिष्ठ विधि में स्वयं, इस विधि में व्यक्तित्व की जांच स्वयं परीक्षक यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसके द्वारा उसके परिचितों की सहायता से की जाती है, ठीक। ऑब्जर्वर उसके किसी व्यक्ति का परीक्षण करना है तो उसके परिचित से मिलेगा और उसके बारे में परीक्षण करेगा। तो इसमें आपको देखिए क्या विधि है? 5। आत्मनिष्ठ विधि में 5 है, जिसमें का पहला आप लोग देखिए जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड, यानी कि किसी पार्टिकुलर इंसान का या किसी बालक का उसके बारे में केस स्टडी करना है। इस विधि को मनोवैज्ञानिकों ने चिकित्सा शाखा से ग्रहण किया है। चिकित्सा शाखा से क्यों ग्रहण किया गया? क्योंकि कोई मरीज है, उसके अंदर क्या डिजीज़ है, क्या सिम्टम्स हैं, उसके अंतर्गत क्या करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कौन सी दवा देना है और इसे कौन सी बीमारी हुई है। तो ये कहीं न कहीं चिकित्सा शाखा से ग्रहण किया गया है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी माँ के गर्भ धारण के समय से जो घटना घटित हो रहा है उसका इतिहास तैयारी करते हैं।
यानी कि क्या सिम्टम्स हैं और ये बचपन से है या जेनेटिक्स है, ये सारी चीज़ें देख करके मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, जीवन इतिहास विधि में प्रयोग करते हैं। उसके बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं एकत्र करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसमें व्यक्ति 3 तरह की सूचनाएं एकत्र करता है। पहला प्रारंभिक सूचना, बीता इतिहास, वर्तमान अवस्था। यानी कि जब उसका गर्भधारण के समय जो भी घटनाएं घटी थी प्रारंभिक, बीता इतिहास क्या उसके साथ उसके लाइफ में घटनाएं घटित हुई हैं उसके हिसाब से, वर्तमान अवस्था प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। इस तरह से सूचनाएं एकत्र करने में व्यक्ति विभिन्न प्रविधियों यानी कि टेक्निक यानी कि विभिन्न टेक्निक, साक्षात्कारों, इंटरव्यू, प्रश्नावलियों इत्यादि का उपयोग करते हैं। आप लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि जीवन इतिहास विधि को ही लिखें, आप लोग प्रश्नावली विधि का भी कर सकते हैं, मॉडर्न ये कर सकते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रेरणा, मोटिवेशन यानी कि मेमोरी को, रुचि, शांतिपूर्ण वातावरण। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, तो पर्यावरण क्या है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, एक होता है सोशल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पे हमारा घर द्वार है, ये सारी नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएगी। उस तरह नेचुरल इन्वायरमेंट में ये दोनों हो जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे हैं या जो भी चीज़ें हैं ये नेचुरल इन्वायरमेंट हो जाएंगी। अगल बगल जो भी प्राकृतिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, सामाजिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 50 है, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है, अटेंशन, सॉरी ध्यान अवधान क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखें। यानी कि ध्यान को परिभाषित करना है और इसको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उन्हें लिखना है। तो ध्यान से आशय क्या है, ध्यान मन की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर एकाग्र करता है, यानी कि फोकस करता है। ध्यान रुचि पर आधारित होता है और रुचि ध्यान पर आधारित होती है। जब किसी कार्य को ध्यान से किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। जैसा कि आपको सबको विदित है कि कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जाएगा, ध्यान लगा कर नहीं किया जाएगा तो उस काम में हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। उसी प्रकार ध्यान के प्रकार 2 हो गए हैं, ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान यानी कि जो इच्छा से है, जब हम अपने इच्छा अनुसार किसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे ऐच्छिक ध्यान करते हैं। अब बिना इच्छा के जिस वस्तु पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। यह ध्यान क्या होता है, अस्थायी होता है। और ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो उत्तेजना की नवीनता, नवीन वस्तुएं, नए खेल हमारा ध्यान आसानी से आकर्षित करते हैं। उत्तेजना की गति, गतिशील वस्तुओं पर ध्यान सरलता से जाता है जैसे चलती ट्रेन। रुचि, हमारी जिन चीज़ों में रुचि होती है उन पर ध्यान जाता है जैसे संगीतज्ञ का ध्यान अच्छे गाने पर। अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अल्पकालिक स्मृति क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, विषय अथवा वस्तु की संचय क्षमता कम होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगी। उत्तेजनाओं को व्यक्ति शीघ्र भूल जाता है। दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, विषय अथवा, देखिए कोई भी चीज़ मेमोरी क्या हो जाएगी, विषय अथवा वस्तु पे क्या होगी, संचय होगी और उसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। उत्तेजनाओं को व्यक्ति अधिक समय तक याद रखता है दीर्घकालिक स्मृति में, और अल्पकालिक में क्षण भर के लिए होता है और जो भी माइंड में उत्तेजनाएं होती हैं वो शीघ्र भूल जाती हैं और ये अधिक समय तक टिकी रहती हैं। ये पहले का क्वेश्चन दे दिया है। बाल विकास से आप क्या समझते हैं, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है बाल एवं विकास। बाल का अर्थ बाल्यावस्था से लिया जाता है। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक के बच्चों की दूसरी अवस्था है, किंतु बाल विकास से आशय गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के बालकों के विकास जो भी हो रहा है वो बाल विकास के अंतर्गत आएगा। विकास का अर्थ क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है, यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता है। विकास प्राणी में पाई जाने वाली उस स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राणी गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने क्रमिक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों से गुजरता है। अतः बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण यानी कि विकासात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था एडल्टहुड तक के मानव के व्यवहार अर्थात शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जो व्यक्तिगत होते हैं
और उनका स्वरूप समय तथा कारणों में एवं उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार लिख देते हैं हर्लाक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों से होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जा रहा है जो उसकी एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब प्राप्त होते हैं, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और ये वैयक्तिक हैं अथवा सार्वभौमिक। अवधान यानी अटेंशन के बारे में आपको 4 विशेषताएं लिखना है। तो अवधान रुचि पर आधारित होती है और रुचि अवधान पर आधारित होती है। अवधान एवं रुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अवधान ऐच्छिक तथा अनैच्छिक 2 हो सकता है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक होता है। अवधान ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं? कुसमायोजन का तात्पर्य समायोजन में असंतुलन आ जाना, यानी कि नाम से ही स्पष्ट है। कुसमायोजन यानी कि समायोजित न होना, यानी कि असंतुलन होना, समायोजन करने में असंतुलित हो जाना। तो मनोवैज्ञानिक गेट्स के अनुसार कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन से संबंधित व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। जो अपने काम को अपने परिवेश के अनुकूल नहीं बना पाता है, ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है तथा समाज से कटा कटा रहता है। यानी कि वो अपने वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्ति दुखी है और उसके परिवेश के साथ अनुकूलन में भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति कुसमायोजित है। तो ये मनोवैज्ञानिक गेट्स के अनुसार हमने कुसमायोजन की परिभाषा लिख दिया है। एग्जाम्स में ऐसे ही लिखना है, थोड़ा सा आप लोग इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि देखिए सबके अंदर यूनिकनेस होती है, सब व्यक्ति अपने में तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ बताइए। और क्या होता है महत्व एवं प्रकार बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायः व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ देखा जाता है कि 2 व्यक्ति एक जैसी कोई समानता रखते हुए भी उनके व्यवहार तथा रहन सहन में काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं। इसी विभिन्नता को व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, इनके रहन सहन, खान पान, उठने बैठने की सारी चीज़ों में क्या होती है? अंतर होती है। इसी को व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा। 2 व्यक्तियों में शारीरिक यानी कि शारीरिक तौर पर भी व्यक्तिक विभिन्नता हो सकती है। कोई मोटा, कोई लंबा, कोई पतला, कोई गोरा, कोई काला। मानसिक तौर पे कोई कम पढ़ने वाला, कोई ज़्यादा पढ़ने वाला। किसी के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है, किसी के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकती है। संवेगात्मक रूप यानी कि इमोशनली भी होता है। पाया जाने वाला भेद ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। इसका महत्व क्या है? व्यक्तिक भिन्नता का व्यक्तिक भिन्नताओं का आधार मानकर हम वर्गीकरण कर सकते हैं अथवा अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिक विभिन्नताओं के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के सीखने, कार्य करने की योग्यता कितनी तथा कैसी है। व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार बताना है आपको। तो बुद्धि में भिन्नता, यानी कि 2 व्यक्ति हैं तो उनके बुद्धि में भिन्नता होगी। एक ही कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों में कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ श्रेष्ठ बुद्धि के तथा कुछ अति श्रेष्ठ तथा कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं। ये IQ के हिसाब से इसमें बताया गया है कि कुछ बच्चों का IQ श्रेष्ठ होता है, कुछ अति श्रेष्ठ, कुछ मंद बुद्धि, कुछ जड़ वाले, कुछ ठीक है, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं। इस प्रकार हम विद्यालय में विभिन्नता देख सकते हैं। बच्चों के अंतर्गत बुद्धि की व्यक्तिक विभिन्नता होती है। शारीरिक भिन्नताएं, कोई बच्चा विभिन्नताएं होती हैं। ठीक, शरीर की सुंदर सुडौल रचना, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है बच्चों में, तथा स्वास्थ्य से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। कुछ बच्चे मोटे होते हैं तो कुछ पतले, तथा कुछ लंबे तो कुछ मोटे। जैसा कि आपको पता भी है, एक बच्चे कुछ मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे। ऐसा थोड़ी कि सारे बच्चे एक ही शेप साइज के होंगे। रुचि क्या है? इंटरेस्ट क्या है? रुचि कितने प्रकार की होती है? रुचि का अर्थ एवं परिभाषा। रुचि का अर्थ प्रेरक शक्ति से है, यानी कि हमारे अंदर इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट के या किसी वस्तु के प्रति तभी आएगी जब हमारे अंदर प्रेरक शक्ति होगी, यानी कि इंस्पिरेशनल पावर होनी चाहिए। किसी भी वस्तु की ओर ध्यान देने के लिए उसमें हमारी रुचि का होना आवश्यक है। जब किसी कार्य में हमारी रुचि होती है तो वह कार्य अच्छा होता है। ठीक, क्रो एवं क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है
जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु व क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। एक होती है जन्मजात रुचि, बाई बर्थ इंटरेस्ट। एक होती है अर्जित रुचि यानी कि एक्वायर्ड इंटरेस्ट। बाई बर्थ इंटरेस्ट क्या होती है? जन्मजात रुचि व्यक्ति में जन्म से पाई जाती है, जैसे खाने पीने में रुचि, संग्रह में रुचि। ठीक। अर्जित रुचि यानी कि जो हम अर्जित कर रहे हैं अपने दिनचर्या के हिसाब से या लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हो उसके हिसाब से जो हम चीज़ें देख के प्रभावित होते हैं वो अर्जित रुचि होती है। यह रुचि व्यक्ति में उत्पन्न होती है। गाना या अभिनय करने में रुचि। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, रुचि को प्रभावित करने वाला कारक बताना है। तो इसके देखिए कौन से कारक हो जाएंगे। पहला कारक हो जाए परिवार की आर्थिक दशा, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, ध्यान केंद्रित न होना, विद्यालय का कठोर वातावरण, नीरस एवं कठिन पाठ्यक्रम, शिक्षकों का अनुचित व्यवहार क्या होता है? बच्चों की रुचि को प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स बच्चों की रुचि को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, जीन पियाजे तथा ब्रूनर के बौद्धिक क्षमता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जीन पियाजे एवं बौद्धिक क्षमता उनके 4 भागों में। पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जीन पियाजे के बौद्धिक क्षमता यानी कि जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है, ये आपका 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ब्रूनर का जो बौद्धिक क्षमता है वो 3 अवस्थाओं में या 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। पहला क्या है? क्रियात्मक अवस्था यानी कि फंक्शनल हो जाएगा, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ठीक। तीसरा क्या है? संकेतात्मक अवस्था। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय प्रदत्तों की जटिलता को कम करने के लिए तथा उन्हें तुलना योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उन विभिन्न तथ्यों को एक अंक में कम करके तुलना की जाती है। अनुकरण द्वारा सीखने से आपका क्या आशा है? यानी कि कॉपी करके सीखने से क्या आशा है? सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण तथा महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में छात्र अपने शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, इसीलिए कहा जाता है जैसी संगति वैसी रंगति। इसीलिए बच्चों को अच्छी संगति करने के लिए सलाह दी जाती है। अनुकरण से तात्पर्य क्या है? दूसरे की नकल करके सीखना, यानी दूसरे की कॉपी करके सीखना। अच्छी और बुरी आदतें जो भी बच्चा ग्रहण करता है वो अनुकरण द्वारा सीखने को कहते हैं। मैकडूगल के अनुसार देखिए, जो भी हम लोग परिभाषा लिख रहे हैं उसमें एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिख देना है ताकि अच्छा मार्क्स मिले और एग्जामिनर ये जाने कि आपने पढ़ा है। तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों, देखिए बात वही है, बस इन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से अच्छी शब्दावली को ऐड करके इन्होंने परिभाषा दे दिया है। एक व्यक्ति द्वारा, जब हम अनुकरण की बात करें तो कोई व्यक्ति ही तो करेगा दूसरे क्रियाओं का और उसकी शारीरिक गतिविधियों का नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। तो मैकडूगल ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 61 है, हरलाक के अनुसार विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? नाम बताइए। बस नाम बताना है। क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि बस नाम बताना है, तो नाम बताना है, अवस्थाओं का नाम बताना है। तो गर्भकालीन अवस्था यानी कि गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष, ये 2 वीक तक है, जन्म से 2 वीक तक है, और ये 3rd वीक से 2 ईयर तक है। पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, वयः संधि 11-12 वर्ष से 13-14 वर्ष तक, यानी कि किशोरावस्था से पहले को वयः संधि कहते हैं। अब पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था है। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक इन्होंने बताया है हरलाक साहब ने। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था। मध्यावस्था यानी कि 41 से 60 तक को क्या बताया ये प्रौढ़ावस्था मध्यावस्था। वृद्धावस्था 60 प्लस को क्या बताया, ये वृद्धावस्था बताया है। ये हरलाक के अनुसार 11 अवस्थाएं हैं विकास की। गर्भकालीन, शैशवा, बचपना, पूर्व बाल्या, उत्तर बाल्या, वयः संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। देखिए ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे का वीडियो हम लोगों ने वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आगे का लेक्चर जो भी होगा।
बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वर्णन कीजिए। तो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे। परिवार, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। जिस परिवार में झगड़े होते हैं उस परिवार के बालक संवेगात्मक रूप से उत्तेजित रहते हैं, यानी कि जिस परिवार में झगड़े, पारिवारिक कलह होगी, उस परिवार के बच्चे मेंटली क्या होंगे, इमोशनली क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब टाइप होंगे। बालक की आर्थिक दशा, यदि बालक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह बालक अपने आप में हीन भावना का समावेश कर लेता है। अध्यापक, शिक्षक का भी बालक के संवेगात्मक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि अध्यापक अधिक क्रोधित होकर बोलता है तो बालक उनका अनुकरण करता है। बालक का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बालकों के संवेगात्मक विकास में स्थिरता होती है, यानी कि जो भी बच्चा स्वास्थ्य है उसका अच्छी है तो उसका इमोशनली डेवलपमेंट क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, यानी कि स्टेबल होगा वो। अस्वस्थ बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण कम रख पाते हैं और वे क्रोधित स्वभाव के हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 63 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में। तो यहाँ पे हमने 62 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। अब ये सीरीज बाल विकास जो है वो ख़त्म होने के कगार पे है। ये वीडियो जो चल रहा है सीरीज, ये 2-4 वीडियो और आएगी, उसके बाद बाल विकास का जो भी हमने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है। आप लोग इसीलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और शेयर करते रहिए, और जो भी बच्चे आपको इसका फ़ायदा को मिल जाता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी इसके पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।